अब देखिएगा लिखित परीक्षा, आपका पेपर जो आप नेगेटिव मार्किंग की पूछ रहे हैं वो आपको बताता हूं, नेगेटिव मार्किंग इसमें है या फिर नहीं, कंफ्यूजन कहां से बना वो आप देख लीजिएगा। देखिए जब आप पीडीएफ को देखते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा होता है कि 100 अंकों का पेपर होने वाला है, 100 प्रश्न आएंगे, वो भी सामान्य ज्ञान के। और ये जो सिलेबस रहेगा वो यूपी पुलिस में है, लगभग एक दो टॉपिक चेंज है, बाकी सब सेम है। आप एक बार देख लीजिए, मैंने देख लिया, वही आपको बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए लिखित परीक्षा में ये जो लिखा हुआ ना मेरे भाई 25, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ये खाली 25 लिखा हुआ है, ये पॉइंट वगैरह इसमें कुछ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, हल्का सा है लेकिन वो पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि 100 टोटल कितना है 100, इसमें से कम आपको 25 लाने होंगे, तभी आपको आगे कंसिडर किया जाएगा फिजिकल के लिए। लेकिन ये सिर्फ लिखते हैं, बाकी इसकी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 100 में से 70, 75, 80, 85, 90 ये स्कोर आता है, तो 25 से नीचे जाएगा उससे तो वो कंसिडर करेंगे नहीं, और ऐसा कभी होता नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप कहेंगे सर जी एससी एसटी में भैया बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी हो गए, तो इसलिए इतना भी नहीं हो सकता कि 25 नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसीलिए ये 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले, नकारात्मक नहीं काटा जाएगा जोड़ा जाएगा, ये सिर्फ 25% है, नेगेटिव मार्किंग का इसमें कोई भी सीन नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और ये जो पेपर आपका होने वाला है, ये होने वाला है मेरे भाई ओएमआर बेस्ड होगा। और अब देखिएगा, अब आपको बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है, जो आपके पास में किताबें होनी चाहिए। किरण पब्लिकेशन की ये 2 बुक है, और दोनों बुक का क्या महत्व वो आपको बताता हूं। एक बुक जो आपके सामने मेरे राइट हैंड की तरफ दिख रही है, ये थ्योरी बुक है, यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ने को मिलेगा, पूरा किसी भी टॉपिक जो आपके टॉपिक्स पेपर के अंदर आ रहे हैं उन टॉपिक को बड़ी अच्छे तरीके से पहले आप समझिएगा, पूरा थ्योरी वाइज पूरी पहले कहानी पढ़िएगा, समझ रहे ना, पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़िएगा। जब आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको इस वाली पुस्तक में से प्रैक्टिस सेट लगाना है। और ये जो होमगार्ड की किरण पब्लिकेशन की जो बुक आई है प्रैक्टिस वर्क बुक, ये आपको पूरा सेट फील देगा जैसे कि आपका पेपर में आता है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और 100 का पीछे लास्ट में आंसर दिए होंगे, राइट आंसर क्या होगा, और उसके बाद उनको एक्सप्लेन किया गया है। मतलब क्वेश्चन तो मात्र इसमें 100 रहने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में, जैसा पेपर आएगा एग्जैक्टली वैसा ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप व्याख्या देखेंगे तो एक प्रश्न के साथ में लगभग 10 अन्य सवाल जो उससे जुड़े हुए सवाल हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो पहले आप पढ़िएगा, जैसे इतिहास है, आजादी के बाद का भारत की क्या स्थिति रही, कौन नेता बने कौन नहीं, किसने क्या योगदान रहा, भारत का भूगोल, वर्ल्ड का भूगोल, भारत के राज्य संविधान, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, कृषि, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ज्ञान, कला, संस्कृति, मतलब ओवरऑल सारी चीजें आपको इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये 2 पुस्तक आपके हाथ में, दोनों ही हाथ में 2 पुस्तक होनी चाहिए। लेकिन पढ़ने का तरीका, पहले आप इसको पढ़िएगा, आपने एक टॉपिक लगा लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस वर्क चले जाइएगा, फिर आप इसमें से एक प्रैक्टिस सेट जो लगाइएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही करना है आपको, बराबर पढ़ना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है। कोई आपको पेन कॉपी ज्यादा नहीं चलाना है, बस आपको पढ़ना है, याद करना है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूं। तो किरण पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक, यहां पर आप देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक है वो 1 लाइनर बुक है सामान्य ज्ञान की। तो ये पुस्तक आपके पास में मेरे भाई जरूर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद में प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको ये वाला पुस्तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गांधी जी की फोटो छपी है, और ये आपको फोटो एकदम अलग ही है, एकदम अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर देखो 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 अंकों का आपका पेपर होगा। तो इसके लिए बेहतरीन शानदार बुक मार्केट में लॉन्च की है। मंगाएंगे कैसे, आप इसे ऑफलाइन किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर जाइए, वहां बोलिए किरण पब्लिकेशन के लिए मुझे ये 2 बुक चाहिए, फोटो दिखा दो। देखो दिखा दो फोटो भाई, फोटो दिखा दो, दोनों किताब आपको मिल जाएंगी। भी आपको बताता हूं सरकारी कर्मचारी वाला दिक्कत, क्योंकि आप कहेंगे भैया जो नौकरी कर रहा है ऑलरेडी वो होमगार्ड में आ रहा है। बिल्कुल भाई ऐसी ही बात है, उसका भी प्रयास है कि वो होमगार्ड में फॉर्म भर दे। ओटीआर अदर डिस्ट्रिक्ट वाले, अदर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म, या फिर दूसरे राज्यों वाले, वो आपको बताता हूं। ड्राइविंग लाइसेंस का क्या सीन है, कौन सा चाहिए, लाइट या फिर एकदम परमानेंट चाहिए, बेस्ट बुक क्या रहने वाली है वो आपको बताता हूं। अभी प्रमाण पत्र, जिस तरीके से कैटेगरीज अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके लिए प्रमाण पत्र कैसे बनेंगे और किस तारीख से बनेंगे, जरूरत है या फिर नहीं है। आगे जरूरी बिंदु, जो जब फॉर्म फिलिंग के टाइम पर जो आपको जरूरी होंगे उनका दिशा निर्देश,
उनका पालन करना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, अब मैं पहले आपको ये मेरे पॉइंट्स आपको बता दिए। अब मैं कि आप अपने जिले के ही रिक्तियों के सापेक्ष फॉर्म भर सकते हैं। भैया सीधे बताओ, मतलब अगर आप बिजनौर से हैं तो बिजनौर में जितनी वैकेंसी है बस आप उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं पर ही आपकी फाइट होगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, क्लियर है, समझ में आ गया? मतलब आप जिस जनपद के हैं, जिस जिले के हैं, सिर्फ आप अपने जिले से ही संबंध रखेंगे, दूसरे जिले की वैकेंसीज में आप हस्तक्षेप या फॉर्म जो है वहां पर नहीं डाल सकते। ठीक है। दूसरी बात यहीं पर आपको बताता हूं, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। आज से 10 दिन पहले भी बोला, नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? होमगार्ड डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपको पता है, इसके अंदर किसी भी राज्य का होमगार्ड क्यों ना हो, वो उसी राज्य का जो है स्थायी मूल निवासी होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से जो है वो बात बननी चाहिए। आप दूसरे राज्य से हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। सरकारी कर्मचारी जो मेरे दोस्त कुछ हैं, जो मैं मॉर्निंग में आपको बता रहा था, वो चाहते हैं कि यार हम होमगार्ड के अंदर चले जाएं, तो उसका जवाब आपको कम शब्दों में मैं आपको देता हूं। ये आप 2.3 एंड 2.4 लिखिएगा तो बिल्कुल ये जो भाषा लिखी गई है ना, ये पत्राचार की भाषा है, और ऐसे में आप देख पाएंगे कि ये भाषा थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत कर रही होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आप समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में तो लगा हुआ है कि यूपीएचजी का एकदम बैच आपके कंधे पर लग जाए और होमगार्ड बन जाए, अपने घर से चकाचक नौकरी, छुट्टी बुट्टी का कोई टेंशन नहीं। हाँ, सैलरी आप कम मिलेगा भैया, ये आप बताओ, उनको बताना चाहिए, उनको पता है कि सैलरी कम मिलेगा। मान लीजिएगा इसमें मिल जाएगा 28,000 30,000, बढ़ेगा, जैसे वेतन कांस्टेबल का बढ़ेगा वैसे इनका बढ़ेगा। दूसरी बात, जब इनका सैलरी बढ़ेगा तो कांस्टेबल का बढ़ेगा तो होमगार्ड का भी बढ़ेगा। ऐसे में मान लीजिए आप कांस्टेबल होकर के 50,000 आपका सैलरी है, इनका कितना है 30,000 20,000 का। भाई नौकरी पर रहते हुए आप एक महीने के अंदर लगभग मैं करूं 15-20,000 तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं आपके वहां पर रहना, आना जाना, खाना पीना, ड्यूटी, ये सारी चीजें। होमगार्ड में रह करके आप अपने घर का पूरा घर गृहस्थी का भी काम करते हैं और आपके पास में एक नौकरी भी होती है। ओके, तो ओवरऑल इस पूरी भाषा को समझने के बाद में सीधे सीधे बोल रखा है कि वो ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हो, देखिए सार्वजनिक, शासकीय या अर्ध शासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में, यानी कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी संस्थाओं में जो कार्यरत है, सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल वो इसके लिए पात्र नहीं है। आगे देखिएगा, अब भैया हम करें क्या? नौकरी तो हम कर रहे हैं, इसमें चाहते हैं जाना, उसका तरीका है, बताता हूं। संघ सरकार यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ या फिर राज्य सरकार के द्वारा, कुल मिला के सीधी सीधी बात सरकारी इसमें घुसा हुआ है। सरकारी पर डिपेंडेंट अगर कोई भी संस्था है, या फिर आप सरकारी केंद्र के हैं या फिर आप राज्य के हैं, कोई मतलब नहीं होता, या फिर आपको जो है डिसमिस किया गया हो किसी भी नौकरी से, पदच्युत किया गया हो, बर्खास्त किया गया हो, कोई वैलिड रीजन, सीधी बात है वैलिड रीजन होगा तभी आपको बर्खास्त जैसी बड़ी कार्रवाई होती है कि सीधे घर बैठा दिया, सस्पेंड में तो वापस आ जाओगे, यहां पर कोई कॉलम ही नहीं होता है, नौकरी से खत्म। तो इसका मतलब तुम खतरा हो नौकरी के लिए, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हो, तो फिर सरकारी कर्मचारी के लिए दूसरी सरकारी नौकरी में आपको क्यों बुलाया जाएगा? राइट, वही बोला है। तो डिसमिस वाले व्यक्ति को, बर्खास्त वाले व्यक्ति भी जो है वो पात्र यहां पर नहीं होंगे। आगे देखिएगा, किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति का, चाहे समझ रहे हो, कोई भी व्यक्ति इसमें सरकारी मतलब न्यायालय का कोई भी मुकदमा जो है वो चल रहा है, तो ऐसे में वो भी पात्र नहीं हो। कब तक? जब तक के हाई कोर्ट की तरफ, मतलब जब तक कि माननीय न्यायालय की तरफ से, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां से जब तक एकदम क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी तब तक जो है वो आप इसका फॉर्म ना भरें तो ज्यादा बेहतर है, बाद में आपको जेल जाना पड़ता है, ऐसे मैंने देखा है साक्षात। इज दैट क्लियर? इसीलिए कहते हैं लड़ाई वगैरह भाई बिल्कुल मत करिएगा। तो बिल्कुल आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप कहेंगे भैया भर सकते हैं क्या? देखो सुनो यार, ये बहुत रिस्की है, ऐसा कोई रिस्क लेगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आप इतने दीवाने हो यार कि मतलब सोचो, एक कांस्टेबल जैसी नौकरी को छोड़ करके आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करके दूसरे डिपार्टमेंट में आना चाहते हो, वो भी बहुत बड़ी रिस्क लेकर के। रिस्की तो है। आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे? जब आप बेरोजगार हो जाएंगे, यस, तभी तो फॉर्म भर पाएंगे। सरकारी में रह करके तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। फिर सरकारी से आपको क्या करना, मतलब क्या है, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी छोड़ के आप इसमें अप्लाई करेंगे, क्या इसकी गारंटी है कि इतने कंपटीशन में आपका नंबर आ ही जाए? सोचो, 1% तो रखना पड़ता है ना, 1% ना आए तो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास में कोई भी कॉलम है नहीं, जो सरकारी में है भाई वो बिल्कुल रहिएगा, और इस तरह की कोई रिस्क मत लेना। देखो भाई, सीधी बात है कि एनसीसी प्रमाण पत्र की इसमें बड़ी ही जो है वो महत्वता होती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एनसीसी में देखो, अगर सी है क्या, अगर आपके पास में सी है तो 3 नंबर, बी है तो 2 नंबर, और ए है
तो 1 नंबर, सीधी बात है। सी का अंक 3 होता है तो बिल्कुल भाई 3 नंबर। और दूसरी बात, अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या डीएल है, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह में होता है डीएल मांगते, तो 4 पहिए का ड्राइविंग लाइसेंस हो भैया, पक्का कच्चा कोई सा भी हो, क्योंकि यहां पर जिक्र नहीं है, सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए। उसकी जरूरत क्या पड़ेगी गाड़ी चलाने में। आप 112 पे भी ड्यूटी करते हैं, पता चला थाना अध्यक्ष जो है, थाने के मालिक एसएचओ साहब है या फिर दरोगा जी, उनकी गाड़ी लेकर के जाना पड़ जाए तो, और कम से कम 18 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, 30 साल हो। ये इन्होंने जो एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि आपका जन्म अगर 1/7/1995 के बाद 1/7/2007 से पहले हुआ है तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यही बात कही गई है। ओके, यहाँ पर सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो उम्र है वो सेम है, 1/7/1905 में से 1/7/2007, लेकिन बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें 5 साल का छूट दे रखा है। ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए भाई 5 साल का जो है वो छूट दे रखा है, इसीलिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनके बीच में है, तो आप इसका फॉर्म जरूर भर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी, दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं यहां पर। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल है, कोई अन्य डाउट है, तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका भाई बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।